कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे से आपकी प्रिपरेशन चल रही है। और इसके साथ ही बहुत अच्छे से आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर जो है वो अच्छे से सॉल्व हो रहे हैं। ओके, तो देखिए अब आज जो हम करने वाले हैं वो 2015 का माइक्रोबायोलॉजी का पेपर रहेगा और इसमें ज़रा बहुत सारे आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। तो तैयार रहिए, कमर कस के रखिए, क्योंकि हम बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो करने वाले हैं माइक्रोबायोलॉजी के 2015 के। तो शुरू करते हैं। आपके पास टोटल जो है वो 20 क्वेश्चंस रहेंगे। 20 क्वेश्चंस आप जानते हैं कि हर सेक्शन में आपके पास आते हैं 20 क्वेश्चंस। ओके, 20 क्वेश्चंस के लिए आपके पास मार्क्स हैं 40, क्योंकि हर एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का है। नेगेटिव मार्किंग 50% दी गई है, यानी फॉर ईच रॉन्ग आंसर यू हैव टू डिडक्ट your 1 mark. Be ready with a pen and notebook. You will be provided with a 45 seconds timer. Do not forget to tell me your total score in the comment box. Okay. Good luck. Here is the first question on your screen. Lophotrichus bacteria have one flagellum? No. The bacteria which is having one flagellum उसको monotrichus कहा जाता है. Okay. A cluster of flagella at one or both end. This is the right option. Okay, कई बार आप cephalotrichus term भी पढ़ेंगे. Both and एक end पे अगर आपको दिखाई देते हैं tuft of flagella, but mainly cluster of flagella on both ends. तो ये क्या हो गया बताइए? Lophotrichus flagella that are spread evenly over the whole surface. ये गलत है, क्योंकि इस तरह को ये इस तरह से रहता है और इस तरफ को हम पेरीट्राइकस कंडीशन कहते हैं. इसको हम क्या कहते हैं? पेरीट्राइकस. ओके, ये कंडीशन आपके पास रहती है, पेरीट्राइकस कंडीशन, राइट? ओके मैम. एंड अ सिंगल फ्लैगेलम एट ईच पोल, ये भी नहीं, इसको हम कहते हैं आई एम सॉरी वेट, एम्फीट्राइकस. ओके, इसको कहा जाता है एम्फीट्राइकस, राइट? चलिए, तो ये हो गए आपके पास. ये वाली कंडीशन क्या होगी? एम्फीट्राइकस. तो आपका सही जवाब है बी. नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है. Okay, in aerobic respiration, the final electron acceptor it is oxygen. You must have heard about ATC or ATS, यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिसमें फोर्थ कॉम्प्लेक्स जो कि होता है आपके पास साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज, उस पे आपको लास्ट फाइनल एक्सेप्टर देखने को मिलता है. इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आपको देखने को मिलता है ऑक्सीजन. तो आपका सही जवाब है डी.
Next question is on your screens now. A process in which fatty acids are shortened by two carbons at a time, resulting in release of acetyl coenzyme A, is known as photophosphorylation. No, in photophosphorylation, there is the formation of ATP and NADPH, okay, in the presence of sunlight. Carboxylation means fixation of carbon dioxide, okay. ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो आपको ईटीसी में देखने को मिलता है, एटीपी का फॉर्मेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो बचता है क्या, बीटा ऑक्सीडेशन। तो बीटा ऑक्सीडेशन जो है वो एक सही आंसर है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन नाउ। Lumulus amoebocyte lysate यानी कि LAL assay is used to identify the presence of endotoxin. Actually, LAL is a bacterial LAL test. LAL test is actually a bacterial endotoxin test. Okay, it is a bacterial endotoxin test. Fine. Okay. एंड ल्यूमुलस क्यों बोला, क्योंकि ल्यूमुलस जो है आपके पास इसमें, ल्यूमुलस जो है यानी कि ल्यूमुलस को आप बोलते हैं हॉर्स शू क्रैब, ओके। तो हॉर्स शू क्रैब जो होता है आपके पास, उसका अमीबोसाइट लिए जाते हैं। सैंपल वॉल्यूम रहता है, मतलब ये लीजिए, समझ लीजिए कि सैंपल वॉल्यूम ले लेंगे आप 0.2, इंक्यूबेशन इंक्यूबेट करेंगे उसको एट टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस पे, मतलब वाटर बाथ दिया जाएगा, ओके। फिर क्या होता है, जेल क्लॉट का फॉर्मेशन होता है, जेल क्लॉट का फॉर्मेशन होता है, फिर उस जेल क्लॉट का टेस्टिंग किया जाता है एंडोटॉक्सिन की प्रेजेंस के लिए, ओके। सो ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन नाउ।
Okay, you have to match the scientists in group 1 with terms related to the major scientific contribution in group 2. Okay, fine. So group 1, Sanger. Sanger is related to DNA sequencing. P2, both A and C options are now excluded. Okay, then comes Watson and Crick. Watson and Crick, DNA double helical structure. Q1. D is your right answer. Waxman 4, streptomycin related to streptomycin, and Bordit S3, complementation. D is your right answer. Next question is on your screen now. Base pair substitutions caused by chemical mutagen ethyl methane sulfonate. These are the result of alkylation. Okay, ethyl methane sulfonate, इसमें कार्सिनोजेनिक, ये टू सम एक्सटेंट मैनी अ टाइम्स ये क्या होता है, कार्सिनोजेनिक हो जाता है. ओके, क्या करवाता है, न्यूक्लियोटाइड सब्स्टिट्यूशन करवाता है. न्यूक्लियोटाइड सब्स्टिट्यूशन हो गया, यानी कि बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन हो गया. सब्स्टिट्यूशन करवाएगा बाई ग्वेनिन एल्काइलेशन. किसकी एल्काइलेशन करता है, ग्वेनिन की एल्काइलेशन करता है. एल क्या लिख रही हूँ मैं भाई, एल्काइलेशन. ओके, चलिए, तो यहाँ पे सही जवाब है बी. नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है. वेरी इजी क्वेश्चन. Okay, so the classical way of representing taxonomic hierarchy of living organism in ascending order. Ascending order मतलब कि first you have to take the smallest one species, then उससे बड़ा genus है, उससे बड़ा family है, उससे बड़ा order है, उससे बड़ा class है. यहाँ तो genus species class गलत है. देखिए, genus species order पहले नहीं आता है. ठीक है, बाकी गलत है. तो सी जो है बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, देखते ही आपको समझ आ जाना चाहिए था. सी इज योर राइट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन नाउ.
Of the following, the most effective method to kill bacterial endospore is. See, bacterial endospore cannot be completely destroyed by UV radiation, pasteurization, or filtration. If we talk about filtration method, this filtration through filtration, it is not possible to uh, kill bacterial endospore or filter them. Okay, so the most appropriate method is moist heat sterilization. First of all, the bacteria are killed, and then after that, the remaining endospore germinate. They are allowed to germinate, and then they are also killed, and no further spores are present. No further bacteria are present. So moist heat sterilization is the most effective method to kill bacterial endospore. A is your right answer. Next question is on your screens now. Okay. So the class of enzyme which catalyze the addition of group to double bonds and non-hydrolytic removal of chemical group is, see, oxidoreductases are involved in oxidation and reduction reactions. Or I should have written redox reactions. Okay, oxidation and reduction reactions, that means redox reactions. Fine. एंड द ट्रांसफरीज जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि आपके किसी ग्रुप ट्रांसफर में इन्वॉल्व होते हैं, कोई ग्रुप को ट्रांसफर करना है तो उसके लिए इन्वॉल्व होते हैं ट्रांसफरेजेस। हाइड्रोलिसिस जो है दिस आर हाइड्रोलिटिक, ये जो है किसी बॉन्ड को ब्रेक करेंगे हाइड्रोलिटिक एक्टिविटी से, वाटर मॉलिक्यूल की एडिशन से। सो हम इनको नॉन हाइड्रोलिटिक नहीं बोल सकते हैं। तो ओनली वन लेफ्ट इज लाइएज, सो डी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन नाउ। मैंने आपको जो पढ़ाया था ना, जो आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन है, नहीं देखा है आपने तो आपको वीडियो में ही यहाँ प्लेलिस्ट चेक करेंगे आप पूरा, तो आपको पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वहां पे इसका आंसर मैंने आपको बताया था, आपको आंसर पता होना चाहिए, डायरेक्ट बताऊंगी मैं। Anamox. Anamox, Anamox, remember the name. Carry out anaerobic oxidation of ammonium ions. B is your right answer. Next question is on your screen now.
Okay, so which combination of the following statement about specialized transduction? क्या बोला इन्होंने? स्पेशलाइज्ड ट्रांजैक्शन के लिए कौन सी स्टेटमेंट्स जो हैं वो सही हैं? Specialized transducing phages can transport only certain genes between bacteria. तभी तो उनको स्पेशलाइज्ड कहा. पी सही स्टेटमेंट है. Specialized transducing phages can transport any gene between bacteria. अब ये इसका उल्टा स्टेटमेंट है. डेफिनेटली ये स्टेटमेंट गलत है. फेज P22 इज अ स्पेशलाइज्ड ट्रांसड्यूसिंग जीन. नहीं, फेज 22 एक स्पेशलाइज्ड ट्रांसड्यूसिंग जीन नहीं होता है. फेज लैम्डा इज अ स्पेशलाइज्ड ट्रांसड्यूसिंग फेज. तो यहाँ पे P एंड S सही है, यानी कि आपका ए ऑप्शन सही है. सो आपका सही जवाब है ए. और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है. Which combination of profile in the following figure accurately represents the transport rate of glycerol and oxygen into E. coli? Transport rate, they're asking you the transport rate of E. coli as a function of their extracellular concentration. ध्यान से सुनिएगा, क्या बोल रहे हैं कि जो नीचे फिगर दिया गया है, ठीक है, इनमें से कौन सा सही कॉम्बिनेशन है कि ए, ये 1 2 एंड ये 3 जो हैं ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ठीक है, ट्रांसपोर्ट रेट ऑफ ग्लिसरॉल और ऑक्सीजन के लिए. तो देखिए, जो आपका 1 है, 1 जो है ये डिनोट करता है ट्रांसपोर्ट रेट ऑफ ग्लिसरॉल. ओके, ये रिप्रेजेंट करता है ट्रांसपोर्ट रेट ऑफ ग्लिसरॉल. ध्यान से सुनिएगा, 1 रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रांसपोर्ट रेट ऑफ ग्लिसरॉल एज अ फंक्शन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर ग्लिसरॉल कॉन्सेंट्रेशन. ओके, यही पूछा है, एज अ फंक्शन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर कॉन्सेंट्रेशन. अच्छा, क्यों? ग्लिसरॉल का अपटेक जो है वो मेजर किया जाता है इट एज अ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. Glycerol uptake, I'm talking about glycerol uptake. So glycerol uptake is a measure of what? It is a measure of facilitated diffusion. Okay, facilitated diffusion. अब आप जानते हैं facilitated diffusion यानी कि प्रोटीन्स जो हैं वो रिक्वायर्ड होंगी, है ना? तो क्या होगा? तो ग्लिसरॉल का अपटेक, है ना, और सेल का ग्रोथ. तो क्या कहा मैंने? ग्लिसरॉल का अपटेक, ग्लिसरॉल अपटेक एंड सेल का ग्रोथ. ठीक है, एंड सेल ग्रोथ, ग्लिसरॉल अपटेक एंड सेल ग्रोथ जो है वो इंक्रीज करता है जब हम क्या करेंगे, जब हम क्या करेंगे, व्हेन जब कॉन्सेंट्रेशन जो है वो थोड़ा इंक्रीज किया जाता है. ओके, जब कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा इंक्रीज होगा तब थोड़ा सा कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ टाइम के लिए जो है ग्लिसरॉल के अपटेक में और सेल ग्रोथ में इंक्रीज देखने को मिलेगा. ठीक है, बट कब तक? जब तक ये अपना मैक्सिमम सैचुरेशन पे नहीं पहुंच जाता. कब तक? जब तक ये अपना मैक्सिमम सैचुरेशन पे नहीं पहुंच जाता. मैक्सिमम सैचुरेशन आ गया तो वहीं तक ट्रांसपोर्ट रहेगा. बी ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट नहीं बताता है. बी आपका, हाँ, बी, सी नहीं बताता, हम सॉरी, बी बताता है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट. बी कैसे बताता है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट रेट? एज अ फंक्शन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो डिपेंड करता है सिंपल, ऑक्सीजन का अपटेक जो है वो सिंपल डिफ्यूजन का फंक्शन होता है. ओके, सिंपल डिफ्यूजन का फंक्शन है. ऑक्सीजन का जो अपटेक है वो सिंपल डिफ्यूजन का फंक्शन होता है. ओके, सो सिंपल डिफ्यूजन का फंक्शन है, तो जैसे जैसे हम कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे, क्या कॉन्सेंट्रेशन जितना ज्यादा होता है डिफ्यूजन उतना ज्यादा होता है. तो इसीलिए सही ऑप्शन है आपका
वन है ग्लिसरॉल, टू है आपका ऑक्सीजन, डी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। Which one of the following about the standard free energy change यानी कि delta G naught and the equilibrium constant यानी कि KEQ of an exergonic reaction at pH 7 is true। अब ध्यान से सुनिएगा। जैसे एक एक्सोगोनिक रिएक्शन जो है, मतलब क्या, ड्यूरिंग एक्सोगोनिक रिएक्शन एनर्जी इज रिलीज्ड। ओके, एनर्जी जो है वो रिलीज होगी, ठीक है। और जो रिएक्टेंट जो है दे विल लूज एनर्जी, ठीक है। रिएक्टेंट जो है दे विल लूज एनर्जी। इसका मतलब है आपका जी जो है वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। गिब्स फ्री एनर्जी जो है, गिब्स फ्री एनर्जी जो है यानी कि डेल्टा जी जो है वो कैसा रहता है, ये नेगेटिव होता है अंडर व्हाट कंडीशंस, अंडर कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। गिब्स फ्री एनर्जी क्या हो जाएगा फिर, नेगेटिव हो जाएगा अंडर कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ओके, ये जो रिएक्शंस होती हैं एक्सोगोनिक रिएक्शन, दे डू नॉट रिक्वायर एनर्जी। हाँ जी, इनको कोई एनर्जी का जरूरत जो है वो नहीं होता है। एंड हमेशा ये कैसी होंगी, स्पॉन्टेनियसली जो है ये प्रोसीड करती हैं आराम से, ठीक है। तो मतलब जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रहेगा, जो आपका के ई क्यू रहेगा, वो ग्रेटर देन वन रहेगा। कितना रहेगा, ग्रेटर देन वन रहेगा। किसके लिए, मतलब कि कॉन्सेंट्रेशन जो होगा प्रोडक्ट का, जो कॉन्सेंट्रेशन आएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट जो आएगा वो कैसा रहेगा, वो ग्रेटर देन रहेगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो आपका मेन बनता है कि डेल्टा जी जो है नेगेटिव रहेगा अंडर कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर एक्सोगोनिक प्रोसेस के लिए। और जो आपका पूछा था दूसरा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो क्या रहेगा, ग्रेटर देन वन रहेगा। तो पॉजिटिव गलत हो गया, नेगेटिव लेकिन लेस देन वन ये भी गलत हो गया। डेल्टा जी इज नेगेटिव एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज ग्रेटर देन वन। सी आपका सही स्टेटमेंट आ गया। ओके, सो सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन नाउ। An oil immersion objective of a light microscope, an oil immersion objective of a light microscope, उसका numerical aperture है 1.25। आपको यूज करना है Abbe's equation।
मैक्सिमम थ्योरेटिकल रिजॉल्विंग पावर का पता लगाना है उस माइक्रोस्कोप का विद दिस ऑब्जेक्टिव एंड ब्लू लाइट का वेवलेंथ है 450 नैनोमीटर। ये एनएटी टाइप क्वेश्चन है आपका, जिसके लिए आपको कोई भी नेगेटिव मार्किंग जो है वो नहीं रहेगी। ओके, तो इसमें देखिए आपके पास फॉर्मूला आएगा, ये आपके पास रिजॉल्विंग पावर लिखा है डी इक्वल लैम्डा अपॉन 2 na, जहां पे लैम्डा आपका वेवलेंथ है, ओके, एंड na आपका न्यूमेरिकल अपर्चर है। ठीक है, तो ये आपका न्यूमेरिकल अपर्चर आ गया। तो आपका राइट आंसर क्या बनेगा? डी आपका हो गया 450/2 × 1.25। ठीक है, मैंने सॉल्व किया है। ठीक, तो आप भी ज़रूर सॉल्व कर सकते हैं, और ये आपका आता है 180। सॉल्व करके देख लीजिए। ठीक है, तो इसका सही जवाब रहेगा आपका 180। ठीक, सॉल्व कर लेंगे, भरोसा तभी करना मुझ पे। ठीक है, मैंने सॉल्व किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। The working volume in liter of a chemostat with 0.1 per hour dilution rate and 100 ml per hour feed flow rate is। अब आपको निकालना है, देखिए वर्किंग वॉल्यूम क्या पूछा है आपसे। वर्किंग वॉल्यूम यानी कि वॉल्यूम आपके पास पूछा है, जो कि हो जाएगा फ्लो अपॉन क्या, डाइल्यूट रेट। ठीक है, तो मुझे बताइए कि आपके पास पूछा किसमें, इन लीटर, ये किसमें दिया है, एमएल में। जो डाइल्यूशन रेट आपके पास कितना दिया है, डाइल्यूशन रेट है आपके पास 100 ml पर आवर। आपको चेंज करना है इसको किसमें, लीटर्स में चेंज करना है, एमएल को लीटर्स में चेंज करना है। तो 100/1000 आ जाएगा 0.1 लीटर। आपके पास पूछा है फ्लो कितना दिया है, 0.1 पर आवर। ओके, वर्किंग वॉल्यूम ऑफ कीमोस्टेट विद 0.1, सॉरी डाइल्यूशन रेट एंड फ्लो दिया है, सॉरी ये फ्लो है आपका। ठीक है, फ्लो आपका 0.1 ये आ गया, ये डाइल्यूशन रेट नहीं है, गलत, फ्लो है। ठीक है, और डाइल्यूशन रेट भी आपके पास कितना है, 0.1 ही दिया है। तो क्या हो गया, 0.1/0.1 कितना आता है, 1। ओके, आ गया कि नहीं आ गया, 1 आपका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। If the decimal reduction time for spores of a certain bacterium at 121 degree Celsius is 12 seconds, the time required in minutes में time पूछा है to reduce 10 raised to the power 10 spores to one spore
बाय हीटिंग एट 120 डिग्री सेल्सियस इज। ध्यान से सुनिए पहले कि डेसिमल रिडक्शन टाइम जो है वो किस तरह से रहता है। रिडक्शन टाइम जो है वो क्या होता है, ठीक है। सो टाइम, ये टाइम होता है दैट इज रिक्वायर्ड किस चीज के लिए, टू किल 90% ऑफ एक्सपोज्ड माइक्रोब। फाइन, ओके फाइन। अब इसको क्यों बोला जाता है कि डेसिमल रिडक्शन टाइम, क्योंकि जैसे 100% है, 90% किल हो गए, ठीक है, 10% जो है वो बचे, तो कितना हुआ, 1 डेसिमल का जो है आपको रिडक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन समझिएगा, यहाँ पे जो डेसिमल रिडक्शन टाइम है, डी को हम बोलते हैं डेसिमल रिडक्शन टाइम, ठीक है। डेसिमल रिडक्शन टाइम जो है वो कितना है आपके पास 121 पे, तो 121 पे 12 सेकेंड्स है। 12 सेकेंड्स को आपको किस में कन्वर्ट करना है, मिनट्स में कन्वर्ट करना है, तो यह आ जाएगा 0.2 मिनट्स, ठीक है। तो उसके बाद इसका फॉर्मूला मैं आपको दे देती हूँ कि आपको टाइम निकालना है ना, तो टाइम के लिए आपके पास फॉर्मूला रहता है टी इक्वल्स डी इंटू लॉग एन नॉट माइनस लॉग एन एफ। ये फॉर्मूला आप याद रख लेंगे। ये आपके पास डेसिमल रिडक्शन टाइम के लिए जो है वो आपके पास द टाइम टाइम पूछा है, इस तरह से टाइम पूछा होगा रिड्यूस करने के लिए, तो ये आपके पास फॉर्मूला ये रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे डी है डेसिमल रिडक्शन टाइम जो कि है 0.2 मिनट्स, ठीक है। एन नॉट जो है, ठीक है, वो आपका इनिशियल पॉपुलेशन है, ठीक, ये आपके पास आ जाएगा आपका इनिशियल पॉपुलेशन। और एन एफ जो है आपका आ गया फाइनल, और हम बोल सकते हैं सर्वाइविंग पॉपुलेशन, ठीक है। चलिए अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, टी इक्वल्स लॉग ऑफ एन, लॉग ऑफ एन फाइनल आपके पास जो पॉपुलेशन सर्वाइव करता है, ठीक है। तो पहले तो D1 लगा लूँ मैं, D1 D1 कितना है, D कितना है आपके पास 0.2, ओके। तो लॉग आपके पास कितना है, देखिए 10 रेज टू पावर पावर, ये है 10 रेज टू पावर 10 फोर्स, ठीक है। तो आपके पास जो है वो कितना है, लॉग 10 रेज टू द पावर 10, समझ गए आप। ये आ गया आपके पास आपका एन नॉट, ओके। तो यहाँ पे एन नॉट है आपके पास, ये आपके पास, और माइनस 1 आपका जो था स्पोर टू 1 स्पोर, फाइनल आपका रहेगा 1 स्पोर, तो लॉग ऑफ 1 कर दिया, ठीक है। समझ गए ना, एन एफ है 1 और लॉग एन और इनिशियल है इतना। तो आपको देखिए 0.2 ये आपका बन जाएगा 10 log 10, ऐसे लिखते हैं हम, माइनस log 1। अब आपको वैल्यूज पता होनी चाहिए, तो ये होता है 0.2 इंटू 10 इंटू 1, log 10 का वैल्यू है 1, माइनस 0 है आपका इसका वैल्यू, ओके। यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ, जो कि आपका हो जाएगा 0.2 इंटू 10 के बराबर, तो ये आंसर आ जाएगा 2 मिनट्स आपके पास। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो आपका आंसर क्या बनेगा, 2 मिनट्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है।
the doubling time of a bacterium with a specific growth rate of 2.3 per hour in 500 ml of growth medium is. डबलिंग टाइम पूछा है आपके पास, क्या पूछा है? डबलिंग टाइम। तो डबलिंग टाइम के लिए आपके पास क्या फॉर्मूला आएगा? तो आपके पास आता है नेचुरल लॉगरिथम ऑफ 2 अपॉन स्पेसिफिक ग्रोथ रेट। ओके, तो ये है आपके पास फॉर्मूला। ओके, तो आपको फॉर्मूलाज जो हैं वो याद रखने हैं भाई। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आज आपके हो रहे हैं, ठीक है। आई होप आप बहुत सारा शेयर भी कर दोगे वीडियो को, ठीक। तो ये आपके पास लॉग ऑफ 2 आपका पास आता है 0.693। ओके, और बाई 2.3 पर आर आपके पास दे रखा है, ठीक है, जो कि आ जाएगा 0.301 के करीब। मतलब आगे भी वैल्यू रहती है, ठीक है। मैंने सॉल्व करके देखा है, तुम लोग भी सॉल्व करके ज़रूर देखना है इसको, ठीक। अब आपको मिनट्स में चाहिए तो इंटू 60 कर लेंगे। 3137 इस तरह से आता है ये 931 तक जाता है, ठीक। तो इसको इंटू करते हैं जब हम 60 के साथ, तो हमारे पास वैल्यू आता है 180 मिनट्स। 180 नहीं, 18 आएगा। क्या है मैंने ये 18 कहाँ से आ जाएगा 180 इसके साथ? 18 मिनट्स आ जाते हैं, हालांकि 18.2 मिनट्स तक आ जाते हैं। तो आपका वैल्यू जो है वो थोड़ा वेरी भी कर सकता है, ठीक है। तो इसीलिए आपके पास 17.9 से लेके 18.3 तक अगर वैल्यू आपका रहता है इस क्वेश्चन में, तो आपका आंसर जो है वो सही माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। चलिए देखिए क्या कहा है। आपसे पूछा है बैक्टीरियल ग्रोथ कल्चर इज ग्रोन यूजिंग 2 mg/ml per ml fructose as a sole source of carbon and energy. The bacterial biomass concentration immediately after inoculation and at the end of growth phase is 0.1 mg per ml and 0.9 mg per ml respectively। यानी कि इनॉकुलेशन के बाद की ये रही और एंड ऑफ द ग्रोथ फेज की ये रही। Assuming complete utilization of a substrate, the growth yield of fructose कितनी रहेगी? ग्रोथ yield बताइए। अगर आप बता सकते हैं कि कितना रहेगा ग्रोथ yield, तो चलिए फिर बताइए, ठीक है। तो कितनी रहेगी ये, ठीक है। तो ये आपके पास कैसे रहेगा? देखिए क्या है आपके पास गिवन कि इंक्रीज इन बायोमास कितना रहेगा? इंक्रीज देखते हैं, इंक्रीज इन बायोमास कितना रहेगा, ठीक है। इंक्रीज इन बायोमास आपके पास कितना आ रहा है एट द एंड ऑफ ग्रोथ फेज? यानी कि बायोमास में इंक्रीज है 0.9 mg पर ml, जिसको हम इसको हम x मान लेंगे, ये x कहा जाता है, ठीक है। इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कितना है आपके पास? ये है आपके पास ये सबस्ट्रेट फ्रक्टोज, ठीक है। तो ये आपके पास है 2, पर उसके बाद कोई नहीं हुआ है, तो ये 2 mg पर ml है, सेम ही रहा है, ठीक है। फिर अब आपसे पूछा क्या है कि बैक्टीरिया का ग्रोथ यील्ड क्या है? बैक्टीरियल ग्रोथ यील्ड आपसे पूछा है कि बैक्टीरियल ग्रोथ यील्ड जो है वो क्या है? तो ये आपसे पूछा है गामा, तो ये हो जाएगा x/s, ठीक है। तो वो आ गया आपका 0.8, क्योंकि ये 0.9 ये आपका इंक्रीज इन बायोमास 0.9 से यहाँ मैं भूल गई, ये आपका 0.1 जो था इस तरह से था, तो ये 0.8 आएगा। 0.8/2 आपके पास आता है आंसर 0.4।
तो आपका सही जवाब है 0.4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। The volume in ml of a 1.0 mg per ml stock solution of ampicillin to be added to 0.1 liter of growth medium for achieving a final ampicillin concentration of 50 microgram ml is। तो भाई ध्यान से सुनना यहाँ पे, ठीक है। N1 आपके पास गिवन है, आपके पास यहाँ पे N1 है 1 माइक्रोग्राम ml, ठीक है। आपने N1 ये आपने या C1 कॉन्सेंट्रेशन ले लीजिए, C1V1 इक्वल्स C2V2 फॉर्मूला पढ़ा रहा होगा, ठीक है। इसी को मैं N1V1 इक्वल्स N2V2 करके बता रही हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ N1 गिवन है आपके पास 1 mg पर ml, N2 है आपके पास ये 50 माइक्रोग्राम पर ml, ओके। V1 है आपके पास 0.1 लीटर। तो ये वाला आप अप्लाई कर देंगे, आपको एग्जैक्टली ढूंढ निकालना क्या है आपको। V1 नहीं है आपके पास, ये वॉल्यूम ऑफ एमएल स्टॉक सॉल्यूशन आपके पास एग्जैक्टली V2 है ये, ठीक है। तो आपको आपको निकालना क्या है, आपको V1 जो है वो फाइंड आउट करना है। टू बी एडिड टू 0.1 ऑफ बोथ, देखिए द वॉल्यूम ऑफ 1 mg/ml स्टॉक सॉल्यूशन V2 है ये, V1 आपको निकालना है, ठीक है। ये वॉल्यूम आपको निकालना है, ठीक है। तो V1 निकालना है, तो देखिए यहाँ पे ओवरऑल अगर हमको V1 निकालना है तो मैं इसको भी इस तरफ ले जाऊंगी। तो मतलब V1 आपके पास हो जाएगा N2, N2 है आपका 50, ओके, माइक्रोग्राम है, ठीक है। इसको भी हम mg में ही ले लेंगे, तो ये होगा आ जाएगा आपका 10⁻³ ओके, इनटू आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास और क्या है 10 1 है आपके पास, और इसके अलावा आपके पास 0.1 है लीटर्स में, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास पूरा क्या मल्टीप्लाइड बाई 1, ठीक है। हो गया ये पूरा, आगे पीछे हो गया थोड़ा, तो ये आपके पास पूरा जाता है 50 × 10⁻⁴ लीटर, ओके। जिसको हम पूरा करते हैं तो ये 5 ml आ जाता है, ठीक। एक तो मैं ये बता दूं आपको, जिसमें आपको देखिए फटाफट से पूरा चेंज करना है, क्या चेंज करना है, जो वैल्यूज हैं वो आपको चेंज करनी पड़ेंगी, ठीक है। अगर मैं एक और तरीका बता दूं आपको, ठीक है, तो देखिए V1 है, आप V1 नहीं है आपके पास V2 है, ठीक। 0.1 लीटर जो कि आपका 100 ml के बराबर आ जाता है। अगर मैं इनको मिलीग्राम को और माइक्रोग्राम को जो है वो सीधा एक सेम वैल्यू कर दूं, ग्राम में कर दूं, तो आपके पास जो है N2 जो है वो आ जाएगा 50 × 10⁻⁶ ग्राम में आ जाएगा, ओके। और जो आपके पास N1 है वो आपके पास 1 × 10⁻³ ग्राम में आ जाएगा, ओके। mg को अगर मैं चेंज करती हूँ तो ये आपके पास अगर मैं वही फॉर्मूला अप्लाई करती हूँ तो ये आपका देखिए 10⁻³ है इंटू V1 है इक्वल्स आपका 50 × 10⁻⁶ है इंटू 100 है, ठीक। इसको अगर आप पूरा सॉल्व करते हो, ठीक है, इसको अगर आप पूरा सॉल्व करते हो ना, सब कुछ सॉल्व करने के बाद आपके पास ये पूरा सिर्फ 5 ml ही बच जाता है। V1 जो है आपके पास क्या रह जाता है, 5 ml ही रह जाता है। तो चलिए आप इसको समझे कि मैम और भी सिंपल तरीके से चाहिए, इससे भी सिंपल बता दीजिए हमको,
ठीक है, ये आपको समझ आ गया। अगर इससे भी सिंपल लेना है तो देखिए, इससे भी सिंपल मैं दिखा दूं एक और आपको। 1 mg/ml है आपके पास इंटू V1, अलग अलग बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है। ठीक, फिर आपका 5 इंटू 10⁻⁻² इंटू 100 बता रही हूँ सीधा, ठीक है। ये आपके पास क्या दिया था, आपके पास दिया था ये आपका क्या दिया था आपके पास, ये आपका आपके पास ये माइक्रोलीटर में दिया था, ठीक है। V2 N2 कॉन्सेंट्रेशन C2 दिया था, यानी कि N2 दिया था, ठीक। तो जब आप इसको पूरा सॉल्व करते हो, ये भी पूरा सॉल्व करोगे, ठीक है, तो ये V1 अल्टीमेटली 5 ml ही बच जाएगा। पर सबसे अच्छा ये है, इनको फॉलो करिए, ठीक है। फॉर्मूला पुट करने के बाद, सॉल्व करने के बाद आपके पास 5 ml आंसर आ जाएगा। तो ये रहा आपका 5 आंसर, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। Nicolai strain is grown initially on glucose as the sole carbon source. Upon complete consumption of glucose following 12 hour growth, लैक्टोज को जो है वो ऐड कर दिया गया, 12 आवर तक जो है वो ग्रोथ होने दी ग्लूकोज की कंजम्पशन के बाद, फिर लैक्टोज को ऐड किया गया सोल कार्बन सोर्स, and strain is further grown for 12 hours. Assuming that the E. coli strain has a functional wild type lac operon, मतलब उसके पास फंक्शनल वाइल्ड टाइप लैक ओपेरॉन है, which one of the following profile is most accurate representation of beta galactosidase expression in arbitrary units? देखिए भाई, सीधी सी बात है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज के एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं, तो याद रखिए कि whenever glucose is there in the medium, glucose is present in the medium, मतलब कि there is no transcription of beta galactosidase जीन्स, तब तक नहीं होता है। फिर जब आपने लैक्टोज को दिया, तब जो है ये ट्रांसक्राइब होंगे, ठीक है, जब तक फिर एक स्पेस स्टेशनरी फेज आ जाती है। तो ये तो आपको सीधा सीधा नहीं मिलेगा भाई, पहले तो कुछ भी नहीं होगा, तो कुछ भी नहीं से पहले ऐसे ही चलेगा, ठीक है। तो आपका जो सही, बिल्कुल सही वाला आएगा वो डी, यानी कि फोर्थ वन आपका सही आएगा। तो आपका सही जवाब है डी। और आज के लिए देखिए पूरा बहुत सारा कर लिया, ठीक है, अगले में भी बहुत सारा करेंगे। लेकिन अगर आप CSIR के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो डिटेल्स जो है पेड क्लासेस का वो आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ से भी आप 10% ऑफ ले सकते हैं बाय यूजिंग रेफरल कोड नेहा, जो कि नेहा तनीषा मैम का रेफरल कोड है। शी इज गोना बी योर मेंटर फॉर ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन। सो गो ऑन इन अकेडमी, टेक द सब्सक्रिप्शन एंड follow नेहा तनीषा मैम. But do not forget to subscribe to our channel, press the bell icon, and if you want to join us on Telegram, Facebook, or if you want to visit our website for any other queries, you can contact us on this number. You can mail on this particular email ID. And yes, if you want to join us anywhere else, just check out the description box. You will get the links to our different platforms in that description box. So that's all. Tata, bye bye, take care. अगर आपको वीडियो पसंद आया है ना, तो